नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर का जो क्लास टेस्ट हम लोग ऑफलाइन लिए हुए थे उसी को ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहे हैं। और ये क्लास टेस्ट सेकंड का ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें से 50 क्वेश्चन को आज फिर से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इस तरह से टोटल हम लोग अभी तक 600 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे इस वीडियो को खत्म करने के बाद। तो उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो लगातार आप देख रहे होंगे और आप ये वीडियो देखिए, आपका रिवीजन भी इस क्वेश्चन को देखते के साथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। मेमोरी का, नंबर सिस्टम का ये आपका टोटली हो गया था। सॉफ्टवेयर से संबंधित ये सारे प्रश्न हम लोग बना लिए थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ प्रश्न बनाए थे, कुछ वहां पे बच गया था जो कि आज अभी बताएंगे। तो इसका बेसिक अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में बता ही थे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। इसलिए इसका बेसिक जानना है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। और संबंधित चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है, उसको वो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। आज हम लोग मेनली यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं वो ज़्यादातर प्रश्न आपको डाटाबेस मैनेजमेंट से रहेगा और कंप्यूटर नेटवर्क से रहेगा। सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क और डाटाबेस मैनेजमेंट। कुछ क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित भी यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे करवाया भी गया था। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो झारखंड कोचिंग क्लासेस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अभी जो आप लोग देख रहे हैं वो कंप्यूटर रिवीजन थ्रू क्लास क्वेश्चन बैंक है, और इसमें हम लोग 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और ये जो है आपका 14 नंबर का वीडियो है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका टोटल 600 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से पार्ट 2 तक वीडियो जो है अवेलेबल कर दिया गया है इसका, जिसमें 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे बोलता है सी, बेसिक और कोवल और जावा क्या है। तो पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आज हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, पिछला वीडियो आप लोग इसको देख लीजिए अगर जानना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम की तरह काम करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो मशीन होता है वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम की तरह काम करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया गया था। असेंबली एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको यहाँ पे वो भी बताया गया था कि असेंबली जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो था वो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था। पिछले वीडियो में बहुत सारा डिटेल के साथ इसको बताया गया, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आप लोग देखे ही होंगे, और देखे होंगे तो इसके बारे में जानकारी दे दिया गया है, तो दोबारा यहाँ पे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, किसी कंप्यूटर में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो कंप्यूटर में बच्चों को सिखाने के लिए लोगो भाषा है, ये भी रिपीट हुआ था, फिर से यहाँ पे आ गया है। और इसके बारे में भी चर्चा किए थे। सी प्लस प्लस, सी क्या है, तो एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम लोग किसी ना किसी एक भाषा में लिखते हैं। तो वो दो तरह के भाषा में लिखा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि अभी सामान्य था हाई लेवल लैंग्वेज में ही हम लोग लिखते हैं। और इसी को जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करता है, इसको बाइनरी में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ये चीज पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया गया था। चलिए, आज का यह चैप्टर शुरू होता है डाटाबेस मैनेजमेंट से, एक तरह से कहिए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑरेकल क्या है। तो ऑरेकल जो होता है उसको हम लोग एक तरह का डाटाबेस होता है ऑरेकल। और अगर ये डाटाबेस के बारे में आपको पूछा जाए कि ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर तो यही होगा। अब डाटाबेस क्या है इसको जानने के लिए आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कई फाइलों का जो समूह होता है उसको हम लोग डाटाबेस करते हैं, और उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है ऑरेकल। इसके बारे में और भी प्रश्न आएंगे तो वहां पे इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, एक डाटाबेस फील्ड होती है कि एक डाटाबेस में फील्ड क्या होता है। देख ही लेते हैं, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये डाटाबेस होता क्या है। देखिए, हम लोग जाने थे सबसे जो अगर बेसिक चीज अगर देखिएगा तो क्या होता है, हम लोग के कंप्यूटर में बिट होता है, और 8 बिट से एक कैरेक्टर लिखा जाता है, यानी कि ए बी सी डी इस तरह से कोई भी हम लिखते हैं तो एक कैरेक्टर जो होता है वो 8 बिट लिखने के लिए होता है। तो इससे बड़ा चीज होता है वो बिट होता है। और कैरेक्टर का जो सार्थक समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। फील्ड का जो रिकॉर्ड होता है, या एक तरह से कहिए इसका जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और रिकॉर्ड का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइल। और फाइल का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। और इस तरह से पूरा आपका डेटा क्या होता है, बनता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये फाइल है, वो फाइल है ना। तो इस तरह से आपका बहुत सारा फाइल आप बना के कंप्यूटर में भी रखते हैं, आप अपना मोबाइल में भी बहुत सारा फाइल आपका बना हुआ रहता है। तो ये क्या रहता है, कैरेक्टरों का एक समूह रहता है पूरा, जो कि आपका
फील्ड के रूप में संग्रहित रहता है, यही फील्ड का समूह रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित रहता है और रिकॉर्ड ही आपका फाइल के रूप में संग्रहित रहता है और इसी का पूरा सॉफ्टवेयर जो होता है या एक समूह जो होता है वो डेटाबेस कहलाता है। और इसी में से आप देखिए यहाँ पे आपको फील्ड दिख रहा है, तो फील्ड क्या है? कैरेक्टर का एक सार्थक समूह है या कैरेक्टरों का एक समूह है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में ढूंढिएगा तो यहाँ पे देखिए जानकारी की एक श्रेणी है, तो कैरेक्टर से हमको क्या मिलता है? जानकारी ही मिलता है, कुछ इंफॉर्मेशन ही मिलता है। जैसे ए लिखा हुआ है तो ये क्या है? डाटा है, कि एक प्रकार का डाटा है जो कि एक कैरेक्टर है आपका, जो कि 8 बीट से ये क्या हुआ है? मिलके बना है, जो कि पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताया गया था कि ए लिखना है तो भी 8 बीट का जरूरत होगा, अगर कोई 1 नंबर हमको लिखना है तो भी हमको 8 बीट तो जरूरत होगा ही होगा। 8 बीट बराबर जो होता है वो 1 बाइट होता है, ये भी आप लोगों को बताया गया था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये हायरार्की जो है आने वाले और भी प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा पहले बिट होता है, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और लास्टली जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना, ये क्या कहता है? रिडेंसी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं कि कोई एक ही प्रकार का डाटा है या एक ही फाइल है, उसको आप बार बार है ना 2-3 जगह आप सेव करके रख रहे हैं, तो उससे क्या होता है? रिडेंसी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DMPS क्या होता है? तो इसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, की जो डाटाबेस है उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए DBMS का हम लोग शॉर्ट फॉर्म के रूप में इसको जानते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 110 अगर देखें तो जो अभी आपको बताया गया था वही है, बिट है, बाइट है, कैरेक्टर है, फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है और डेटाबेस है। तो डेटाबेस जो हम लोग लास्टली पहुंच रहे हैं वो किस तरह से आता है? एक छोटा सा बिट होता है जिसको हम लोग 0 और 1 बाइनरी नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? बिट बोलते हैं सिंपली में। और यही 8 बिट जो होता है मिलके क्या बनता है? 8 बाइट बनता है। उसके बाद हम किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगाबाइट, इस तरह से जीबी जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो हायरार्की रहता है इस तरह से रहता है, बीट सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद बाइट होता है, फिर कैरेक्टर होता है, फिर फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फाइल होता है, फिर क्या होता है? डेटा बेस होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होता है? देखिए किसी भी डेटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड जो होता है वो रो या एक यूनिक उसका क्या होता है? पहचान होता है और उसी को उसका बोलते हैं प्राइमरी की। मतलब कोई भी डाटा है या फाइल है तो उस डाटाबेस का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि मानिए चले, जैसे कि कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति होता है तो वो तो सभी व्यक्ति एक तरह, मतलब मान चलिए 2 लड़के हैं तो 2 लड़का में यूनिक तो होगा, उसका चेहरा वगैरह सब तो होगा ही, लेकिन एक होता है कि पहचान जो होता है, एक नाम जो होता है वो भी उसका यूनिक होता है। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि बहुत सारे डाटा रहते हैं लेकिन उस डाटा का कुछ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहता है और वही यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी की। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप यहाँ पे ढूंढिएगा तो ऑप्शन डी होगा। रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना ही क्या कहलाता है? प्राइमरी की के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखें तो निम्नलिखित में किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसे सिग्नल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पे फाइल के बाद आपका क्या आया था? रिकॉर्ड आया था। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आया था देखिए फील्ड आता है, फील्ड के बाद क्या आता है? रिकॉर्ड, उसके बाद आता है एक प्रकार का हम लोग का क्या बनता है? फाइल। तो फाइल से जस्ट पहले जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया या घटना हो गया, जैसे चीजों का सिंगल एंटिटी संबंधी अगर जानकारी है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड के ही संग्रह से बनता है जो वो फाइल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 113 अगर यहाँ पे देखें तो कहा गया है ब्लैंक का अर्थ डेटाबेस में रखा गया डॉक्यूमेंट एक्यूरेट या रिलायबल होता है। तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे इसका जो आंसर होगा डाटा इंटीग्रिटी में का अर्थ होता है। इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है? कि डाटाबेस में रखा गया जो डाटा है वो एक्यूरेट और रिलायबल है, मतलब उससे काम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 है डाटाबेस DBMS का क्या मतलब होता है? इसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका है कि कोई भी डाटाबेस है उसको क्रिएट करना, मेंटेन करना और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने का प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डाटा को ही आप क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। तो जो भी आपका डाटा है, डाटाबेस के बारे में आपको अभी बताया गया कि उसको मैनेज करने के लिए जो भी सिस्टम होगा उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न है कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट क्या कहलाते हैं? ये शुरुआत के दिनों से ही, जब से कंप्यूटर आप लोगों को बताया जा रहा है तब से बताया जा रहा है कि रॉ फैक्ट मिलता है तो डाटा बनता है। डाटा से जो समूह होता है उसके मिलने से क्या बनते हैं? इंफॉर्मेशन बनते हैं। और इंफॉर्मेशन से आपके क्या बनते हैं? इंस्ट्रक्शन बनते हैं। और इस तरह से इंस्ट्रक्शन के मिलने से आपके प्रोग्राम बनेंगे और प्रोग्राम के मिलने से आपका जो बनता है या प्रोग्रामों के समूह से जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सॉफ्टवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए रॉ फैक्ट है तो ये डाटा होगा, और जब
अर्थपूर्ण डाटा जब मिलता है, तो डाटा जब मिलता है तो वो क्या बनता है, आपका इंफॉर्मेशन, सूचना बनता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? मतलब ऐसा डाटा जिसमें अल्फाबेट भी हो और न्यूमेरिकल नंबर हो, यानी कि 1 और 2, 1 2 3 इस तरह से नंबर हो। तो ये नंबर और अल्फा मतलब 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से नंबर भी होना चाहिए और ABCD इस तरह से अल्फाबेट भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टपल क्या होता है? तो टपल एक प्रकार का रो है, जो कि अभी आपको बताया गया कि कोई भी फाइल होता है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, तो वही यूनिक आइडेंटिटी जो होता है डाटाबेस का, उसी को हम लोग रो या रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं और वही चीज टपल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो जो परस्पर जो भी संबंधित रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड से आगे देखिए, आगे क्या बनता है, आपका फाइल बनता है, फाइल से ही आगे जाके आपका डाटाबेस बनता है। तो इसका आंसर जो होगा, फाइल तो है नहीं तो डाटाबेस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है। अब देखिए यहाँ नेटवर्किंग से आपका चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो नेटवर्क से संबंधित अब चैप्टर हम लोग देखेंगे। डाटाबेस हो गया, अब नेटवर्किंग संबंधित क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। मतलब कोई एक संस्था है, जैसे मान के चलिए एक रिलायंस है, अब वो संस्था क्या कर रहा है, वो प्रादेशिक मतलब क्षेत्रीय स्तर पे भी जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे भी जा रहा है और अपना वैश्विक यानी वर्ल्ड वाइड भी अपना क्षेत्र को क्या कर रहा है, वो नेटवर्क को फैला रहा है। नेटवर्क मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से किसी न किसी संचार माध्यम से वो क्या हो, जुटा हुआ। को संचार या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जिसको संचार माध्यम करें, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोएक्सियल केबल हो सकता है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, माइक्रोवेव हो सकता है, इस तरह से जिसको इंटरनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, WAN जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क होता है, एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से आपस में जुड़ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। तो इस तरह से ये जो संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़ी संस्था करते हैं, तो बड़ी संस्था पूरे वैश्विक स्तर पर पहुंचने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अलग अलग नेटवर्किंग का प्रकार है, जिसमें एक प्रकार है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे इसका नेटवर्किंग फैला हुआ है। यानी कि आपका ये अमेरिका का कंप्यूटर जो है वो इंडिया के कंप्यूटर से एक तरह से लिंक्ड है। तो अमेरिका के यूट्यूब में जैसे कोई वीडियो डाला जाता है तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ का जो वीडियो है या डाटा है ये यहाँ से लिंक है, और इस तरह से हम कहते हैं कि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, या इसको इंटरनेट के नाम से जानते हैं। और ऐसे बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क की, बहुत ये वाइड है, बड़ा है। चलिए, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। यहाँ पे दिया गया है दूसरा है निकनेट क्या है? तो इंटरनेट का एक दूसरा नाम है निकनेट, इसको हम लोग निकनेट नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है? तो ये वाइड एरिया नेटवर्क को ही लॉग हॉल नेटवर्क के नाम से इसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। अपार्टनेट क्या है? देखिए अपार्टनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपको बताया गया कि अगर कोई भी सूचना आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना चाहते हैं और वैश्विक स्तर में पहुंचाना चाहते हैं, और आपका कंप्यूटर जो है एक अमेरिका में रहे और दूसरा इंडिया में रहे, और आप चाहते हैं ये दोनों लिंक रहे, तो इसके लिए हम लोग कौन सा नेटवर्क का यूज करते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये पूरा फैला हुआ है, पूरी तरह से फैला हुआ है। तो इस तरह का वाइड एरिया नेटवर्क में पहला एक नेटवर्किंग बनाया गया था अपार्टनेट, ये बनाया गया था अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा, ये बनाया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे ये इंटरनेट जो है वो तो हम लोग आम इंसान के लिए यूज हम लोग करते हैं। तो पहला एक तरह से वाइड एरिया नेटवर्क जो बनाया गया था वो अपार्टनेट के द्वारा बनाया गया था, और ये जो था आपका अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। तो विश्व का पहला वैन है अपार्टनेट। आगे प्रश्न देखते हैं, ISDN सेवा मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो होता है ISDN जो होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क के नाम से इसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। मॉडेम की आवश्यकता क्यों नहीं होता है? तो देखिए मॉडेम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के हम लोग यहाँ पे जानते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और इंटरनेट यूज करने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं। तो अगर ये जो यहाँ पे ISDN जो होता है इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब ये जो डिजिटल नेटवर्क है यानी कि डाटा जो हो रहा है डिजिटली ही जा रहा है, तो जब डिजिटल जा रहा है, एनालॉग में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हमको इस तरह का मॉडेम का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में ही होता है, तो हम लोग को एनालॉग सिग्नल में जब बदलता नहीं है तो मॉडेम जो होता है वो तो एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और जब यहाँ एनालॉग और डिजिटल का बात ही नहीं है, टोटल डिजिटल जो डाटा जो जा रहा है डिजिटल रूप में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे मॉडेम की हमको आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था के द्वारा जोड़ा जाता है? तो मॉडेम के द्वारा जोड़ के इंटरनेट से हम उसको क्या करते हैं, यानी दूसरे जो कंप्यूटर है उससे उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं या जोड़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 125 है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ये जो कनेक्ट है कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम का से हो सकता है, सामान्यतः आपका संचार उपग्रह के माध्यम से भी होता है या ऑप्टिक फाइबर्स के माध्यम से भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारा माध्यम है जिससे एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर से जुड़ जाता है। सिम का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग फोन में सिम डालते हैं तो उसी का ये फुल फॉर्म है, याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण चित्र संदेश का संचरण किसमें होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आयाम मॉड्यूलेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। ऐसे भी आपको पता होगा साइंस में अगर पढ़ेंगे तो टीवी जो है उसके कम्युनिकेशन के लिए कितना हर्टेज फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 54 हर्टेज से लेके लगभग 890 मेगा हर्टेज तक का आपका फ्रीक्वेंसी चाहिए, तब ये जाता है। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं एफएम का, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और इसमें हम लोग का 88 मेगा हर्टेज से लेके आपका है 0.100 मेगा हर्टेज तक का क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। रेडियो सुने होंगे तो देखे होंगे, इसी फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई ना कोई आपका वहाँ पे बताया जाता है। चलिए, वाईमैक्स क्या है? जैसे आप लोग नाम सुनेंगे वाईफाई। वाईफाई क्या होता है, जब डाटा ट्रांसफर करना होता है एक मोबाइल से तो हम लोग वाईफाई का यूज करते हैं, या डाटा लेना होता है तो वाईफाई का हम लोग यूज करते हैं। जैसे जेंडर हो गया, शेयरिट हो गया, या किसी का इंटरनेट से हम लोग यूज करना चाहते हैं तो वाईफाई से हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन मीडियम है, टेक्नोलॉजी है, जिससे एक डाटा जो है दूसरे कंप्यूटर में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर होता है। लेकिन वाईफाई जो है उससे अलग कैसे है वाईमैक्स, तो ये इसका रेंज देखिए, वाईफाई का ज़्यादा रेंज नहीं होता है, वो बहुत कम दूरी में होता है। लेकिन वाईमैक्स देखिएगा तो लगभग 50 किलोमीटर का रेंज रहता है और इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहता है। 1 GB आपका पर सेकेंड का स्पीड रहता है। तो आप कभी जेंडर में मूवी वगैरह या कोई बड़ा फाइल मतलब ट्रांसफर करके देखे होंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। सोचिए 1 GB पर सेकेंड होगा और इसका एरिया भी लगभग 50 किलोमीटर है, तो वही होता है वाई मैक्स। क्वेश्चन नंबर 129 बोलता है, आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन क्या होता है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं और हम लोग चाहते हैं हमारा निजी जानकारी जो है वो किसी को ना पता चले, तो इसीलिए हम लोग प्राइवेट इंटरनेट या एक तरह से नेटवर्क का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि हमारे सूचनाओं को वो क्या करता है, गुप्त रखने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर एक परिपथ है यानी रास्ता है जो प्रयोक्ता यानी कि जैसे हम यूजर यूज कर रहे हैं अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है। मतलब वीपीएन नेटवर्क जो यूज करवा रहा होगा वो अपना नेटवर्क में आपको यूज करने के लिए या अपना नेटवर्क में आपको प्रवेश करेगा और आपका जो सूचना है उसको सुरक्षित यानी सेव रखने का प्रयास करता है। तो इस तरह से आप जो है इंटरनेट में जाके आपका निजी सुरक्षा जो है उसके लिए लोग वीपीएन का क्या करता है, प्रयोग करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। यहाँ पे बोलता है ब्लूटूथ उपकरण है, फिर है तार रहित फोन है, सूक्ष्म तरंग ओवन है, माइक्रोवेव ओवन जो हम लोग रसोई में यूज करते हैं, वाईफाई उपकरण है। ये किस रेंज में काम करता है यानी इसका फ्रीक्वेंसी बैंड कहाँ से कहाँ तक ये वैरी करता है, इसको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 2.4 से 5 के गीगाहर्ट्ज के बीच में कौन वैरी करता है, तो चारों के चारों इसी बीच में इसके फ्रीक्वेंसी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, कंप्यूटर का जाल नेटवर्किंग करना, इसका मतलब क्या हम लोग इसको समझते हैं? तो देखिए, इसका मतलब है खतरों के अवसर को बढ़ाते। तो जैसे हम लोग नेटवर्किंग है, साइबर अटैक किया जाता है, हैकिंग किया जाता है, तो ये जो है खतरा को बढ़ाता है, कंप्यूटर में उपयोगिता को बढ़ाता ही बढ़ाता है, सूचना अभिगम की संभावनाओं को बढ़ाता है कि हम जो है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तीनों का तीनों होगा और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है बैकबोन क्या है? तो देखिए, हम लोग तो एक शरीर के में करते हैं कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लेकिन ये इंटरनेट कंप्यूटर से रिलेटेड ये एक फैक्ट है। और कंप्यूटर जो है इंटरनेट में हम लोग बैकबोन को यूज करते हैं। बैकबोन कब कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि एक लार्जेस्ट आपका क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा, और ये नेटवर्क जो रहता है हाई स्पीड यहाँ पे आपका यहाँ पे कनेक्शन रहता है, या एक तरह से कहिए फाइबर ऑप्टिक्स का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे नेट का जो कनेक्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रहता है। सामान्यतः सरकार जो है इस तरह के इंटरनेट सेवा को क्या करती है, उपलब्ध करती है। जैसे कि अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, एक हम लोग यूज करते हैं भारत सरकार के द्वारा SWAN। तो इस तरह से इसका होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसमें सभी राज्य के मुख्यालय और जिला मुख्यालय और ब्लॉक और उससे भी नीचे स्तर के जो अगर पंचायती राज है वो सभी आपस में इससे जुड़े हुए रहते हैं। तो कुल मिला के आपको समझना है कि एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत हाई स्पीड से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बैकबोन। सी बैंड प्रेषण के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो लगभग 6 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को सी बैंड को प्रेषण के लिए आवश्यकता होता है।
अगला प्रश्न है, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग रिपीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाता है तो डाटा हरास होता है और उसी को पुनर्व्यवस्थित करके रिपीटर क्या करता है, भेजता है और डाटा जो हरास हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 135 बोलता है, देखिए अभी जो आपको बताया गया था स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसमें क्या होता है कि आपका एक राज्य है, राज्य का मुख्यालय जिला के मुख्यालय से, जिला का मुख्यालय अपना ब्लॉक के मुख्यालय से, और ब्लॉक जो होता है वो अपना पंचायत से, ये इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं और ये काफ़ी हाई लेवल या हाई स्पीड वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहता है और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो होता है एक बैकबोन नेटवर्क है, इसको हम लोग एक क्या बोलते हैं, बैकबोन नेटवर्क होते हैं। क्यों बैकबोन बोलते हैं, तो क्योंकि ये जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्पीड होता है और इस तरह से ये जो होता है बैकबोन नेटवर्क का एक एग्जाम्पल के तौर पे जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 136 अगर देखें तो किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क, तो ये देखिए कोई कंपनी है जैसे जियो है, रिलायंस है, तो इस तरह का कोई एक निजी नेटवर्क का क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, यानी उन्हीं के सदस्य उसको यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का काम करते हैं और ये जो होता है लगभग 1 से 10 किलोमीटर तक रेंज के लिए हम लोग यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। तो एक जो होता है वो केवल उनके सदस्य के लिए होता है और एक जो होता है इंटरनेट डब्ल्यू वाइड एरिया नेटवर्क वो आम इंसान के लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये आपका दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 137 है, 2G में G का अर्थ क्या है, तो जानते हैं अभी तो 5G आ रहा है आपका 5th जनरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक या राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे किया जाता है। तो देखिए कोई भी अगर संचार नेटवर्क में हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क का ही हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि इसका पहुंच जो है पूरा वर्ल्ड में आपका रहता है। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है 139, ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए क्या कहते हैं। तो देखिए हम लोग बोलते हैं ना MBPS, तो यहाँ पे बिट आता है या बाइट आता है, तो बिट से ही बाइट बनता है, उसके बाद हम KBPS MBPS या GBPS बोला जाता है। जैसे WiMAX में आपको बताया गया कि 1 GBPS तक का स्पीड होता है वहाँ पे डाटा ट्रांसफर करने का। चलिए अगला प्रश्न है 140 है, मोबाइल फोन में CDMA पहले आता था, CDMA सिम आता था, तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिया गया है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है, वो क्या करता है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार करता है, यानी कि एक मोबाइल है वहां से दूसरे मोबाइल को अगर कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इंट्रानेट क्या होता है, देखिए इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट के अंदर एक इंटरनेट अगर होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट के अंदर इंटरनेट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रानेट। यहाँ बोलती है, देखिए यहाँ पे आंसर से आपको स्पष्ट समझ में आएगा, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क को ही क्या कहते हैं, इंट्रानेट। मतलब नेट के अंदर नेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रानेट। अगला प्रश्न है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो गेटवे कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 144 में हम लोग पहुंच गए। सर्वर कंप्यूटर के होते हैं, सर्वर कंप्यूटर मतलब सर्वर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सर्वर डाउन है, तो उस सर्वर का मतलब पूछा जा रहा है कि जो ब्लैंक से जुड़े कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, मतलब जो भी हम खोज रहे हैं वो चीज़ हमको कहाँ मिलेगा, सर्वर में। तो इस तरह से ये जो होता है वो क्या होता है, क्लाइंट। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लाइंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेहतर आंसर आपका नेटवर्क होगा। नेटवर्क हम किसको कहते हैं, जैसे ये एक कंप्यूटर है, यहाँ पे आपका 4 कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर जो होता है किसी एक सर्वर से यहाँ पे जुटे हुए रहेंगे। और जैसे यूट्यूब का आपका सर्वर है, यूट्यूब का सर्वर में सारा यूट्यूब जो है, अभी हम लोग जो यूट्यूब अपलोड कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो यहाँ पे सेव रहेगा। अगर ये एक कंप्यूटर इसको एक्सेस करना चाहेगा तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है, हम डिलीट भी कर दे अपने सिस्टम से तो भी ये वीडियो जो है यूट्यूब के सर्वर में अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से ये जो सर्वर होता है वो रिसोर्स प्रदान करता है, ए को, कंप्यूटर बी को, कंप्यूटर सी को, कंप्यूटर डी को, और ये कंप्यूटर ABCD जो आपस में जुड़े हुए हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 145 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। बोलता है किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इंटरनेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखिए बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना हो तो इसको हम लोग इंटरनेट के नाम से, ये जो होता है निजी संस्था के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और केवल सदस्य के द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। माहेम एक सॉफ्टवेयर है, माहेम नहीं होगा, ये मॉडेम होगा, सॉरी ये मॉडेम होगा। मॉडेम एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो मॉडेम एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक हार्डवेयर है।
मॉडेम वोल्टेज का अस्थायीकरण करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर ये है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया गया था। वैसे भी अगर मॉडेम को अगर देखिएगा तो इसका फुल फॉर्म जो होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में क्या करता है, सिग्नल को बदलने का काम करता है। और इसीलिए इंटरनेट का यूज अगर आपको करना है तो आपको मॉडेम का क्या करता है, आवश्यकता पड़ता था। तो इस तरह से ये आपका मॉडेम हो गया जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 147 बोलता है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। तो ये मॉडेम के बारे में ही पूछा जा रहा है। ऑप्टिक्स फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। जैसे हम बोले कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है तो ये किसी न किसी मीडियम से जुड़ता होगा, तो ये एक मीडियम है कम्युनिकेशन का जिसको हम लोग ऑप्टिक्स फाइबर होता है। इसी तरह से संचार उपग्रह के माध्यम से भी दो कंप्यूटर या दो सिस्टम आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह आपका ये जो सिलिकॉन से बना हुआ ये रहता है, फाइबर जो रहता है बहुत पतला रहता है, तो डाटा यहाँ पे ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 149 यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहता है किसी कॉलेज परिसर में सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का अगर हमको यूज करना है तो कौन सा करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका जो रेंज रहता है लगभग 1 से 5 किलोमीटर के एरिया के आसपास रहता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर के नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो के बाद हम लोग यहाँ पे टोटल 14 वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया गया है और 600 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग फिर से एक क्लास टेस्ट 3 लेंगे और उसमें 150 सवालों को फिर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से लगभग 750 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। और इतना सवाल आप सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।